देखो बबुआ, आनुवंशिकता तब किसे कहोगे? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। हाँ, यानी कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं बच्चों में उन लक्षणों का पाया जाना या स्थानांतरण होना क्या कहलाता? आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता को ले जाने वाला कौन होता है? आनुवंशिक लक्षणों को कौन ले जाता है? वाहक कौन होता है? कौन होता है वाहक? ड्राइवर। कौन होता है? डीएनए। आनुवांशिक लक्षण कहाँ पाए जाएंगे? डीएनए में। किस में पाए जाएंगे? इसीलिए किसी के वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका डीएनए चेक किया जाता है। तो आनुवांशिकता यही है कि पूर्वजों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, यही आनुवांशिकता। जैसे सभी के माता पिता के लक्षण बच्चों में कोई ना कोई जरूर मिलेंगे, ठीक? कोई ना कोई लक्षण माता पिता का जरूर पाया जाएगा, चाहे बोलचाल हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे शारीरिक बनावट हो, आकार हो, है ना, रंग रूप हो, चाल ढाल हो, पेट हो, पाँव हो, मूंछ हो, दांत हो, कुछ न कुछ जरूर मैच करेगा। उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। ठीक? तो आनुवांशिकता कौन निर्धारित करता है जानते हो? डीएनए में पाया जाता है आनुवांशिक लक्षण। यानी आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? डीएनए। समझ गए? तो आनुवांशिकता क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण पहुंचेंगे माता पिता। जैसे किसी के माता पिता गोरे हैं तो बच्चे कैसे हो गए? गोरे। एक मम्मी हो गई काली, पापा हो गए गोरे। अब दोनों का जब संकरण होएगा, अब उनसे बच्चे जन्मे तो कहा कुछ लड़के गोरे हों, कुछ बच्चे करिया हों और कुछ न गोरे न करिया, बीच वाले, उन्हें कहते हैं संकर। क्या कहते हैं? संकर। तो ये लक्षण, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण है। तो ये दैहिक कोशिकाओं के कारण होता है। ठीक है? तो आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण है जो आपके शरीर के अंदर पाया जाएगा, है, दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? ठीक? आनुवांशिकता जान गए? तो आपके शरीर को कौन निर्धारित करेगा जानते हो? क्रोमोसोम्स के जो पार्ट थे, ऑटोसोम्स, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स आपके शरीर को बताते, यानी आपके शरीर को बनाने का काम करते हैं। ठीक? और एक जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि लड़का या लड़की के होने का निर्धारण करते हैं। समझ गए? तो आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिक गुण को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम वो प्राप्त होंगे आपको, माता पिता के लक्षणों से मैच जरूर करेंगे। तो किसी का बच्चा, किसी के का डीएनए चेक करके पता कर लेंगे कि फलाने का ये लड़का हो सकता है। ठीक? तो आनुवांशिकता क्या है? माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में प्राप्त होंगे, यानी उनकी संतानों में स्थानांतरित होंगे, इसे आनुवांशिकता कहते हैं। समझ गए? देखो, एक था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में रहा करते थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। आनुवंशिकी का जनक माने पापा कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जनन होगा, जनक लिखना है। आनुवंशिकी का जनक कौन? हाँ, ग्रेगर जॉन। आनुवंशिकी का जनक कौन? ग्रेगर जॉन। शाबाश। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कैसे बने? देखो, ये रहा करते थे एक गिरजाघर में। ग्रेगर जॉन मेंडल एक गिरजाघर में पादरी हो गए थे।
पुजारी, जैसे मंदिर में होता है ऐसे, ये गिरजा घर के पादरी थे। वहाँ बड़ा बढ़िया सा बागान था, तो बाग में रहा करते थे। वहाँ क्यारी यारी बनाकर मटर अटर पर इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, क्योंकि मटर एक ऐसी चीज है जिस पर आप लोग स्वपरागण और परपरागण की क्रिया अपने हिसाब से करा सकते हो। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने बढ़िया सी क्यारियां बनाई, उनमें मटर को बोया, और मटर का जनन काल भी छोटा होता है, इसलिए उसने इस पर प्रयोग किए। और पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर कभी स्वपरागण कभी परपरागण करके उनके बीजों को उगाया और फिर बोया। तो ऐसे उन्होंने उनके जनन में जो परिवर्तन देखे, जो लक्षण देखे, वो कहलाए आनुवांशिकी के लक्षण। तो इसी आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक हो गए। ठीक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को किसे का कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कौन? कहाँ रहा करते थे ये? ऑस्ट्रिया के। कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो प्रयोग के लिए चयन किया गया कौन सा पेड़ था? मटर। कौन सा मटर? स्वीट पी, काऊ पी, बुफेलो पी, कोनो पी? स्वीट पी। कौन सा? स्वीट पी। पी माने मटर। तो इन्होंने स्वीट पी को अपने प्रयोग के लिए उत्तम माना। ठीक, तो इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। अच्छा, मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किया? जीवन काल, इसका जनन काल छोटा होता है। दूसरी चीज, इस पर परपरागण और स्वपरागण की क्रिया खुद मानव करवा सकता है। आसानी से इस पर स्वपरागण और परपरागण की क्रियाएं करवाई जा सकती हैं। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। समझ गए? प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो उसने इस मटर के प्रयोग के लिए कैसी विधियां अपनाई? स्वपरागण और परपरागण स्वयं करवाए। क्या किए? हाँ, तो क्यारियों में, अलग अलग क्यारियों में मटर को बो देता था। एक में ये बह दिया मटरा, एक में यहाँ बह दिया मटरा, एक में मटरा ये और एक में मटरा। तो इन मटरों को बो करके वो इन पर स्वपरागण की क्रिया करवाता था। कई बार उसने इस पर प्रयोग किया कि स्वपरागण यानी एक ही पौधे के परागकण और वर्तिकाग्र एक ही पौधे पर दोनों एक साथ परिपक्व हो जाती हैं, तो उसकी परागनलियां काट देता था कि परपरागण करवाना है तो स्वपरागण न कर जाए। तो उनके जो वर्तिकाग्र होते थे, जायांग होता था, तो जायांग में ये परागकण ना इसे पहुंच जाए, इनसे बचने के लिए क्या करता था? उनकी पराग नलियों को काट देता था। ठीक, जिससे कि स्वपरागण न कर ले। ठीक, और दूसरे वाली मटरा, इस साइड वाला जो मटरा होता था, इसके परागकण इसमें लाके छिड़कता था। तो यानी कि कृत्रिम विधियों का उपयोग करता था। परपरागण स्वतः न कर पावे, हम खुद कराएंगे, ये विधि अपनाता था। तो कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया और कई प्रकार के उसने इसमें खोजें की, बहुत स्पष्टता के साथ की। कई वर्षों तक इस पर रिसर्च जारी रखा। तो इस प्रकार से उसने आनुवांशिकता के बारे में भली भांति अध्ययन भी किया और बताया भी। ठीक, ये था प्रकार के मटर। नहीं, कभी वो लंबा मटरा ले लेता था और कभी छोटे मटरा ले लेता। कभी 2 मीटर लंबा मटर, हाँ 2 मीटर लंबा मटरा। ठीक, इसमें पुष्प आते थे, पुष्प वगैरह। और कभी आधा मीटर लंबा का या 2 मीटर लंबे वाले का आधे मीटर लंबे के साथ परपरागण स्वपरागण कराता था। ठीक, तो 2 मीटर वाले के इस पर डालता था, इस वाले के इस पर डालता था परागकण। तो इस प्रकार से इन दोनों से जो संतानें पैदा होती थी, यानी जो बीजा बनता था, तो वो हाइब्रिड का बीज कहलाता था। हाइब्रिड यानी कि संकर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जिनमें पहली पीढ़ी में अनुपात होता था 1:2:1, यानी कि लंबे वाले यदि कुल मिला के 100 ठैया तुम्हारे बीज तैयार हुए। कितने? तो 25 होंगे लंबे लंबे, 25 होंगे छोटका छोटका और 50 होंगे
निच्चर वाले, न लंबे न छोटे। इस प्रकार से उसने कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। तो पहली पीढ़ी में बताया कि इस प्रकार से, तो लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ कराया, तो मिच्चर वाले हो गए, तो ये कहलाए संकर। क्या कहलाए? संकर। इनको कहते हैं संकर लंबे, ये पेवर लंबे, ये पेवर बौने। तो इस प्रकार से लंबे और बौने का संकरण कराया। प्रथम पीढ़ी का अनुपात 1:2:1। इससे सवाल भी आ जाता कि एक पुष्प में 600, एक पेड़ में 600 फूल खिले प्रथम पीढ़ी में, ऐसे कुछ आता है। तो उसमें से पूछ देता है कि बताओ शुद्ध लाल कितने होंगे, शुद्ध सफ़ेद कितने होंगे, संकर सफ़ेद कितने होंगे। इस प्रकार से वो बौनापन, पुष्पों की स्थिति, पुष्पों की स्थिति एक अच्छी होती है, प्रभावी, और अग्रस्त होता है अप्रभावी। 7 जोड़ी होते हैं, ये तीसरा नंबर आया। फली का रूप, फली का रूप कैसा? चपटा, प्रभावी होता है, और संकीर्णित अप्रभावी होता है। संकीर्णित कैसा होता है? फली का रंग, फली का रंग जो होता है हरा प्रभावी होता है, और पीला अप्रभावी होता है। 5वां, बीज की आकृति, बीज की आकृति, बीज की आकृति कैसी होती है जानते हो? गोल और चपटा। तो एक गोल हो गया, गोल होता है, एक झुर्रीदार, तो झुर्रीदार। देखो गोल प्रभावी है, अप्रभावी झुर्रीदार है। 6वां नंबर, बीज पत्रों का रंग, बीज पत्रों का रंग, बीज पत्र कैसे होता है? पीला प्रभावी होता है, और हरा अप्रभावी होता है। बीज चोल का रंग, बीज चोल का रंग, जो बीज चोल होते हैं वो धूसर होता है, प्रभावी। कौन सा होता है? प्रभावी। और श्वेत होता है अप्रभावी। ये होते हैं 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण, यानी विकल्पी लक्षण। इन्हीं पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन किया था। एक बार में केवल एक ही चीज को ध्यान में रखकर प्रयोग किया था, 4 चीजें ध्यान में रखकर प्रयोग नहीं किया था। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल प्रयोगों में सफलता प्राप्त किया था। समझ गए? तो ये 7 प्रकार के होते हैं, नोट कर लो। हाँ।